सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो अपोजिशन इस वक्त ईवीएम की टेक्नोलॉजी के खिलाफ उसे मुस्तरद कर रही है और हुकूमत इसके हक में। और कल हुकूमत को इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी भी मिली जहां मुश्तरका इजलास से हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करा लिया। 33 बिलों में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ हैसियत इसी बिल की है, चूँकि अपोजिशन इसे हुकूमत की धांधली से ताबीर कर रही है और वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यकसर मुस्तरद कर रही है। और इसकी वजूहात भी वो बताते हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन के भी इस पर तकरीबन 37 एतराज़ात सामने आए थे और इन एतराज़ात को हुकूमत ने दूर नहीं किया। कोई संजीदा कोशिश हुकूमत की इनको दूर करने में हमें दिखाई नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक खींचातानी की और इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई थी। वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। बाद में फिर माफ़ी तलाफ़ी पर वो मामला ख़त्म हुआ। एक वज़ीर ने तो माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो अब अपोजिशन की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। कल बिल्स की मंजूरी के बाद अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर बाइकआउट भी कर दिया था, फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया था। अब एक कानूनी नुक्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये था कि चूँकि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, तो इसमें जो 222 अरकान की हिमायत की ज़रूरत थी हुकूमत को, जो कि वो हासिल नहीं कर सकी। स्पीकर साहब ने आइन का हवाला दिया और कहा कि जो मौजूदा तादाद होती है उसकी अक्सरियत के साथ इस बिल को या किसी भी बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया जा सकता है। तो अब एक इसका सियासी पहलू है कि अब अपोजिशन इसके खिलाफ सियासी तौर पर क्या क्या कर सकती है। पार्लियामेंट में तो उसे शिकस्त हो गई, सड़कों पर वो मुनक़सिम और तहरीक चला रही है। और एक इसका कानूनी पहलू है कि अगर अदालत जाती है अपोजिशन, तो अदालत से उसे कितनी कामयाबी मिल सकती है और क्या अदालत में ये चैलेंजेबल है या नहीं है। और इसका सबसे बेहतर जवाब देने के लिए एक शख्सियत मेरे साथ, जो कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के कानून में एक बड़ा नाम, एतजाज़ हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। दोनों हवालों से एतजाज़ साहब से उनकी राय जानेंगे। तो एतजाज़ साहब, पहले ज़रा सियासी हवाले से बात करते हैं कि कुछ दिन पहले तक हुकूमत के इत्तेहादी उनसे नाराज़ थे। एक हफ़्ते पहले अपोजिशन ने बिल्स की मंजूरी रोकी भी पार्लियामेंट में और कुछ हुकूमत के अपने नाराज़ अरकान भी थे। लेकिन सिर्फ एक हफ़्ते में हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क किया, इत्तेहादियों को भी मनाया, अपने नाराज़ अरकान को भी मनाया। ये इतनी जल्दी कैसे सबके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हुकूमत ने दूर कर दिया एतजाज़ साहब? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पीडीएम को कौन चलाता है और हुकूमत को कौन चलाता है। आप देखें, पीडीएम वाले भी एक वक्त में कहते हैं कि जी हमने, और मुस्लिम लीग नवाज वाले कि हमने ये दो शख्सियात हैं वर्दी में जिनसे हमने बात ही नहीं करनी, बात कर ही कोई नहीं सकता, और उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 15 दिन बाद उन्हीं को वो एक्सटेंशन देने के लिए अपने एमएनए को हुक्म देते हैं कि आप सबने वहाँ हाजिरी लगवानी, और पार्टी को कहते हैं उनका नाश्ता करवाना एमएनए का, ताकि वो बर वक्त पहुंचे। अच्छा। और उन्हीं को वोट एक्सटेंशन का दे देते हैं। तो ये इसमें अब, और ये पीटीआई का हाल है। वो एक बात जरूर कहते हैं और दूसरे दिन, तीसरे दिन उनकी कुछ और बात होती है। अब वो इनके पीछे हाथ एक ही है, दोनों के पीछे। अच्छा। और वो आप देखते हैं कि किस तरह खामोश हो जाते हैं मियां साहब, और किस तरह कभी बोलना शुरू कर देते हैं। अब मेरा ख्याल है ज़रा उनको दबाव डालने की कोशिश करेंगे और बोलना ज़्यादा शुरू करेंगे, और मेरे मरियम बीबी भी सब कुछ जारहियत और जारहाना अंदाज पकड़ेंगी ताकि वो दबाव ज़रा डाल लें। क्योंकि इस वक्त तो हाथ से पीडीएम के ये मामला, जो पीडीएम कहती रहती है कि इमरान खान के पीछे कोई ताकत है जो उसको से हर काम करवाती है, उसको संभाल लेती है। जब तो ऐसा साहब आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीटीआई को एक ही ताकत चला रही है। तो आज तो मौलाना साहब बड़ी खुलकर जी आप पीडीएम के और नवाज लीग के पीछे है। अच्छा,
तो आज तो मौलाना साहब बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर पूरी की पूरी अपोजिशन भी लेट जाए तो हम, लेकिन JUI खड़ी रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे। तो जिस ताकत की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, मौलाना साहब उसके बड़े खुलकर मुखालिफ हैं और आप कह रहे हैं कि नून लीग उन्हीं की हिदायत पर चल रही है, तो फिर ये PDM में साथ कैसे चल रही हैं दोनों जमातें? ये आप ये बताएं मुझे, मौलाना साहब कब से मुखालिफ हुए उस ताकत के? मौलाना साहब तो ये कहते थे कि मैं जाके PHQ के सामने धरना दे दूंगा, और दिया उन्होंने। और जनरल साहब ने एक जो ISPR के थे, उन्होंने कहा हाँ हम चाय की प्याली पिलाएंगे इनको, आ जाएं बेटा किधर। जब मौलाना साहब ने रुख उधर का किया, ये भी उनके साथ है, ये भी उनकी हिदायत पे चलते हैं। उन्होंने कहा धरना ले आओ, धरना ले आए। इन्होंने ये कहा कि अगर हमें D चौक पे ना बैठने दिया तो हम जाके पिंडी में बैठ जाएंगे। किसी ने D चौक में बैठने दिया मौलाना साहब को? मौलाना साहब को किसी ने D चौक में बैठ के इनका कोई मुतालबा मंजूर किया जो इन्होंने धरने को बर्खास्त कर दिया? बस ऊपर से इशारा आ गया बर्खास्त करो, बर्खास्त कर दिया। ये 2-3 जमातें और इत्तेहाद तो चल ही रहे हैं, हुकूमत और हुकूमत भी। तो ऐसा सब पीपल्स पार्टी जब PDM में शामिल थी तो ये सब जानते बूझते कि मौलाना साहब भी किस ताकत के बल पर चल रहे हैं, मियाँ साहब किसकी हिदायत पर चल रहे हैं, ये तमाम बातें जानते बूझते पीपल्स पार्टी PDM में इन जमातों के साथ बैठी थी? पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, बेशक साथ बैठी थी कि अब ऑपोजिशन में और पार्लियामेंट में और चॉइस ही क्या थी और स्कोप ही क्या था। यही दो बड़े जमातें थी, एक मौलाना की और एक मुस्लिम लीग नून की। अगर ऑपोजिशन हमने करनी तो कोशिश तो करनी थी इनको साथ लेके चलने की, पर ये इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देंगे, और सारों से अपने पार्टी वालों से इस्तीफे मांग लिए। इनको हमने समझाया कि खुदारा इस्तीफे नहीं देने, हम देने को तैयार नहीं। इन्होंने हम पे बड़े इल्जाम लगाए कि ये बिक गए, ये इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हम इस्तीफे देने के सिलेक्टेड भी कहा था आपको जी, आपको सिलेक्टेड नंबर 2 भी कहा था कि ये दूसरे सिलेक्टेड हैं PTI के बाद। हाँ, जो कहा होगा, बहुत कुछ कहा था इन्होंने, पर हमने इनको मशवरा जो दिया था उसी पे आके ये ठहरे और उसी की वजह से ये आज सियासत कर रहे हैं। और वो ये था कि इस्तीफे ना दो, पार्लियामेंट को ना छोड़ो के फ्लोर को। अगर ये पार्लियामेंट के फ्लोर को छोड़ गया होते, इस्तीफे दे गए होते, तो आज इनकी क्या जगह होती। आज भी हम कहते हैं ये इस्तीफे दे लें पहले, वो क्यों नहीं इस्तीफे देते? जिसपे ये भी यू टर्न लिए में इस्तीफों पे। सही, कौन से इस्तीफे हैं इनके पास मेंबर के आए हुए? सही। लेकिन ऐसा सब अब ज़ाहिर है ये PDM की जमातें जिसकी भी हिदायत पर चल रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये पूरी अपोजिशन एक है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल बराबर में ही खड़े थे, उनके दाएं जानिब, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे इजलास से वॉकआउट के बाद। अब ये कल EVM का एक कानून तो पास हो गया, बिल तो पास हो गया, अब अपोजिशन के पास सियासी तौर पर क्या ऑप्शंस बचते हैं? पार्लियामेंट में तो वो नाकाम हो गए, अब बाहर क्या सड़कों पर तहरीक चलाएं, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं वो हुकूमत के खिलाफ? नहीं, इसके खिलाफ ये जो बिल पास हुआ है, ये बिल प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। बिल पे अमल दरामद तो हो ही नहीं सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये फैसला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा। कि इलेक्शन किस तरह होने, ये जितना अरसा रह गया है उसमें कोई 1.5 लाख या कितनी EVM मशीनें नहीं बन सकती जो कि गवर्नमेंट भी प्रपोज कर रही है। उन पे उनकी साख्त नहीं हो सकती, उनकी गारंटी नहीं हो सकती कि उनके जो है वो सॉफ्टवेयर वो ठीक है, वो बैटरीज ठीक है, पावर सप्लाई की सारा ठीक रहेगा दूर दराज इलाकों में। उस पे फिर जितनी मशीनें हैं और उतने आपके प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। हर बूथ में एक मशीन होगी, तो जितने बूथ हैं कम से कम उतने गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको सिखाना पड़ेगा कि ये मशीन किस तरह चलती है, किस तरह इस पे कौन सा बटन दबाते हैं, कौन सा उसके बाद क्या होता है। वो ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं है अगर मशीनें हासिल भी हो जाए। तो ये ऐसा सब ये तो वो टेक्निकल साइड है जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन भी उठा रहा है। लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ तो ये है कि ये एक धांधली का तरीका है, हुकूमत ये इलेक्ट्रॉनिक धांधली करना चाहती है और दोबारा हुकूमत में आना चाहती है।
तो ये इस मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है ऑपोजिशन, तो वहां पर ये चैलेंज हो सकता है ये बिल? नहीं, बिल तो शायद चैलेंज ना हो सके, पर बिल से सुप्रीम कोर्ट एक दफा के लिए जरूर इस्तिस्ना दे देगी कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। 2023 में जो जुलाई अगस्त में इलेक्शन होना है, वो मुमकिन नहीं है कि उसके लिए मशीनें भी मुहैया हों और उन पे अमल दरामद करने के लिए ऐसे लोग भी, कोई 2-3 लाख लोग भी ट्रेन हो चुके हों जो इन मशीनों को खातिर खा अंदाज से चला सकते। सही। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसको तो नामुमकिन आप समझे। तो सुप्रीम कोर्ट इस्तिस्ना दे देगा उस कानून से एक दफा के लिए। वो इस दफा नहीं तो 2028 में वो हुक्म देगा। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देगा कि जितनी बाई इलेक्शन 2023 के बाद होंगी वो ईवीएम पे होंगी। तो बाई इलेक्शन के लिए आपको 200-400 चाहिए होंगी ईवीएम एक बाई इलेक्शन में, उसमें ट्रेनिंग साथ होती जाएगी और 2028 के इलेक्शन गालिबन ईवीएम पे होंगे। दुनिया सारी जा रही है मशीनों की तरफ। तो ऐसा सब सुप्रीम कोर्ट जाना किसको पड़ेगा? ये ऑपोजिशन जाए या इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा कि जी हमारे 37 एतराज़ात थे, हुकूमत ने इसको दूर नहीं किया और ये बिल पास कर लिया। आज कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश भी हुए। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जो बातें आप तमाम कर रहे हैं वही उन्होंने भी की थी कि ट्रेनिंग का मसला है, एक पोलिंग स्टेशन में कितनी मशीनें दरकार होंगी, ये इशू है। तो ये इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या ऑपोजिशन भी जाएगी तो भी ये मामला ये लटक जाएगा फिर ये मामला? इलेक्शन कमीशन की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अच्छा। उसने तो जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन कराने। अच्छा। और अगर वसाइल नहीं मिलते तो वो ज्यादा से ज्यादा हुकूमत को शिकायत कर सकती है कि जी आपने वसाइल नहीं दिए, हम आगे नहीं चल सकते। इसके बाद आप अब देखें क्या कर, फिर हुकूमत शायद रेफरेंस करे अंडर आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑपोजिशन जाए। ऑपोजिशन भी जा सकती है, ऑपोजिशन एक स्टेक होल्डर है, वो इस इलेक्शन में एक फरीक है, तो ऑपोजिशन ही को जाना पड़ेगा गालिबन। ऑपोजिशन ये जाके कहेगी कि इनको मजबूर करें कि ये इलेक्शन कराएं इस ईवीएम के जरिए। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुलाएगी, इलेक्शन कमीशन को तलब करेगी और गवर्नमेंट को भी तलब करेगी। ये दोनों कहेंगे कि इतने अरसे में अब ना ट्रेनिंग हो सकती है ना मशीनें बन सकती। उसमें मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस्तिस्ना दे देगी। पहले भी इस कवानीन से इस्तिस्ना दिया है। हाजी सैफुल्लाह केस में कानून था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कोई 5 महीने बाद हुए, गवर्नमेंट ने इस्तिस्ना दे दिया। सारी मुल्क के इलेक्शन। सही। तो ऐसा सब ये आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर ऑपोजिशन भी जा सकती है, लेकिन ऑपोजिशन तो इस कानून साजी का कल हिस्सा भी थी, तो उसके बाद कानूनी नुक्ता निगाह से उसको चैलेंज कर सकती है। क्योंकि आज कुछ खबरें ऐसी भी आई कि रज़ा रब्बानी साहब ने, फारूक नाइक साहब ने ऑपोजिशन को मशवरा दिया था कि इस पूरी कार्रवाई का कल की बाइकआउट किया जाए। अगर हम इसका हिस्सा होंगे तो बाद में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारा केस कमज़ोर पड़ सकता है इससे। हाँ, कमजोर भी पड़ सकता है, पर जरूरी नहीं कि कमजोर बने पड़े। अगर आप एक कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं इस तहकाक को महफूज रखते हुए, जिसको विदाउट प्रेजुडिस कहते हैं अंग्रेजी में, कि हम हिस्सा तो ले रहे हैं बट इट इज विदाउट प्रेजुडिस टू आवर राइट, तो फिर क्यों उसमें आपको दुश्वारी होगी। ऑपोजिशन के लिए रास्ता एक ही है कि वो अदालत में जाए, जो चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अदालत में जाएंगे जहाँ जरूरत, जहाँ ज्यूरिसडिक्शन और इख्तियार बनता। और ऐसा सब बिलावल साहब ने कल रूल्स का भी हवाला दिया था कि ये अगर ऐवान के दोनों ऐवानों के मेंबरान की तादाद 442 है तो 222 वोट हुकूमत को दरकार होंगे। ज़ाहिर उतने वोट तो हुकूमत को नहीं मिले। स्पीकर साहब ने आइन का हवाला दिया, तो बिलावल साहब का नुक्ता सही था कानूनी तौर पर, या स्पीकर साहब अपनी जगह दुरुस्त थे? इसमें जो आइन है वो ज्यादा मौजू है और उसमें 222 भी या 221 भी नहीं चाहिए उनको। अच्छा। जितने मौजूद थे उनकी अक्सरियत से काम हो जाएगा। उनकी आधा उनका आधा। अच्छा। और उनके आधे से तो ज्यादा थे इनके पास। तो जो मौजूद
प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये आर्टिकल 72 की शिक 4 बड़ी क्लियर है इस पे। तो इस पे जो स्पीकर का जो है मौका वो ज्यादा वो दुरुस्त नजर आता है। सही। और अरशद साहब, ज़ाहिर है चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये वोट का हक मिल गया, इनकी ये तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80 लाख 90 लाख के करीब है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हक दिया है, तो शायद उनकी जमात को आने वाले इलेक्शंस में कुछ फ़ायदा भी हो जाए। पीपल्स पार्टी भी इनको वोट का हक देने की बात हमेशा करती रही है, सिर्फ तरीक़ाकार पर एतराज़ है। जो हुकूमत ने ये ई वोटिंग का तरीका मुतारिफ करवाया उनके लिए, इस पर इसमें क्या बुनियादी एतराज़ है पीपल्स पार्टी का? बात ये है कि अरबाज साहब, वोट उसका भी प्रोसेस जो है वो अनोखा और नया हो, पहली मर्तबा हो। उसकी वेटेज क्या होगी वोट की, कहाँ कहाँ वोट से वोट डाला जा सकेगा, और वो वोट कौन से हल्के में, क्योंकि आपकी सीटें तो 342 ही होंगी। अब 342 में एडिशनल वोट आ रहा है। जो वैंकूवर से वोट कर रहा है वो वैंकूवर का किसी हल्के को एट्रीब्यूट किया जाएगा, या वो चकवाल से जहाँ का वो रहने वाला है उसको किया जाएगा। फिर इस वोटिंग सिस्टम को किस तरह रखा जाएगा, सीक्रेट भी और सेंसिटिविटी भी उसकी रखी जाएगी कि अब आपके पास एक इलाके में, एक मुल्क में, मिसाल के तौर पे कोई आप ले लें अर्जेंटीना, उसमें तो 35 पाकिस्तानी है। फर्क कीजिए, मुझे नहीं पता कितने, सही, और बहुत दूर दराज का मुल्क है जनूबी अमेरिका का, वहाँ 35 पाकिस्तानी, और 35 पाकिस्तानी मुख्तलिफ अजला को बिलोंग करते हैं। उनके वोट को किस तरह आप कहाँ रखेंगे, वो अपने घर में नहीं डाल सकेगा, क्योंकि उससे पोलिंग स्टेशन में किसी में डालना है, जाना है। घर से नहीं वो डाल सकेगा, क्योंकि घर से उसकी सीक्रेसी नहीं वोट की रहेगी। उसकी बीवी भी बैठी होगी, उसका भाई भी बैठा होगा, सारे बैठ के इकट्ठे वोट डाल रहे हो, तो सीक्रेसी तो बहुत अहम है, बहुत फंडामेंटल है हमारे वोटिंग सिस्टम में। तो वो सीक्रेसी उसकी नहीं रहेगी जब तक वो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन ना बने। पोलिंग स्टेशन में वो जाके तनहा होके उसके भाई बहन बेटी माँ को दूर रख के और वो अंदर वोट डाल के आए, फिर चाहे बताता फिर, पर वो कास्टिंग ऑफ वोट उसकी सीक्रेट हो। अब कहाँ ये पोलिंग स्टेशन बनेंगे, जहाँ 10 आदमी है जिस मुल्क में 35 है, जिस मुल्क में 40,000 है, उनके किधर किधर बनेंगे। ये बहुत सारा काम इस पे भी करने वाला है, और मेरा ख्याल है इससे भी शायद सुप्रीम कोर्ट इस्तिस्ना दे दे। गो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस मामले पे खड़ी हुई है कि इनको सीटें मिलनी चाहिए। और चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि बिल्कुल हम चाहते हैं इनकी नुमाइंदगी ओवरसीज पाकिस्तानी की, पर बातें हैं कि प्रोसीजर को और ज़ाब्ते को और तरीक़ेकार को सारा सोच के कानून बनाना चाहिए। कानून आप पहले बना दें और आपको पता ना हो कि सीक्रेसी पोलिंग स्टेशन के, सील्ड पोलिंग स्टेशन के बगैर नहीं मुमकिन। तो वो पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा, जहाँ वो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी जिसको वोटर जाके इस्तेमाल करेगा। उसके घर से 2000 मील दूर होगा, उसको वीजा लेके उस मुल्क में जाना पड़ेगा। जाहिर है 200 मुल्कों में तो नहीं लगा सकते ये पोलिंग स्टेशन। सही, बिल्कुल सही। ये इस किस्म की चीजें हैं जो उठेंगी और उठेंगे जब, अब तो पास हो गया, अभी तो खुशी है गवर्नमेंट को, पर ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है इसको भी फिलहाल मुअत्तल कर दे। सही। और जाहिर है कि वक्त बहुत कम है, 1.25 साल में इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होना, फिर पूरी ट्रेनिंग होना अमले की और सारी प्रोक्योरमेंट होना है, बड़ा मुश्किल लगता है। एहतजाज साहब, ये एक और बड़ा अहम मामला है जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब का बयान हल्फी साकिब निसार साहब के खिलाफ सामने आया। ज़ाहिर है इस पर गुज़िश्ता 2 रोज़ में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन आपसे गुफ्तगू का मौका अभी मिल रहा है, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है? उनके हल्फी बयान की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं, कतन कोई नहीं है। मैं एक हल्फी बयान बनाऊं और जाके नोटरी पब्लिक से उस पर छाप लगवा दूं 20 रुपए दे के, और फिर सारे अनारकली बाजार में मैं वो बांटता फिरूं, उस हल्फी बयान की क्या वुकत है? हल्फी उस बयान की उसकी वुकत होती है जो किसी अदालत में या मैजिस्ट्रेट के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने, कानूनी आईनी अथॉरिटी के सामने पेश किया जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट हो के आप अपने बयान हल्फी बयान से
ये साबित करेंगे। अच्छा। इस हल्फी बयान का क्या है, ये तो बुद्धि की तरह, काइट की तरह, पतंग की तरह हवा में उड़ा के। तो एतराज साहब, अगर 26 नवंबर को अगली पेशी है और राना शमीम साहब हाजिर होते हैं और इसी बयान हल्फी को दोहरा देते हैं, वो हल्फी अदालत में भी, तो उसके बाद इसकी कोई हैसियत बन सकती है फिर? हाँ, अगर अदालत उनको लेके उनका बयान लेती है और बयान ये देते हैं, फिर उसकी हैसियत बन जाती है। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बयान इस वक्त तो हल्फी बयान की कोई बुकत है ही नहीं। अच्छा। इस वक्त तो उसकी कोई बुकत नहीं है। जिसमें जितना शोर डाल दिया गया है, ये इसी तरह है जिस तरह वो कतरी खत आ गया था। कतरी खत के साथ कतरी शहजादा आके अदालत में पेश होके उसको तस्दीक न करे तो उस कतरी खत की कोई अहमियत नहीं। सही। और ऐसा सब अगर अदालत में पेश होके राना शमीम साहब ये बयान दोहरा भी देते हैं और उस पर स्टैंड भी करते हैं, उसके बाद भी वो इस गुफ्तगू को या अपने इल्ज़ाम को साबित कैसे कर सकते हैं? चूँकि ज़ाहिर है उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है, साकिब निसार साहब पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी अहलिया, अब ये 3 ही लोग हयात हैं, एक इल्ज़ाम लगाने वाला, एक पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो ज़ाहिर है उनकी अहलियत उनके खिलाफ नहीं जाएंगी। इसको साबित कैसे किया जाएगा फिर? नहीं, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी बयान बड़ा नाकाबिले यकीन है कि एक आदमी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने 3 दफा होने वाले वजीर आजम, कोई इल्म दीन, कोई इमाम दीन, शहाब दीन, मिराज मोहम्मद का केस नहीं है, बल्कि 3 दफा जो वजीर आजम रह चुका है, जिसकी इतनी बड़ी जमात है, सियासी जमात है, जो कभी पत्थर लेके आ जाती है, लड़ने मरने को तैयार हुई भी होती है, वो उसके 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को और के एक ऐसे आदमी को साथ बिठा के, जिसके खिलाफ उसने चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है जजमेंट में, उसको साथ बिठा के और वो फोन कर रहे हैं, जज को पैगाम भेज रहे हैं, जो अपने मातहत भी नहीं, जो पाकिस्तान में भी नहीं, जो उस बेंच पे बैठा हुआ भी नहीं, उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने ये कत्ल करना है, इस बंदे को कत्ल कर, आप किसी की जमानत ना होने दें इलेक्शन से पहले जो वजीर आजम बनने वाला है। ये तो इतना संगीन इल्जाम है, जिस तरह के कोई कत्ल कह दो कि उसको टांगे तोड़ के आ जाना उसकी। तो ये कोई कर सकता है, ये तो मानने के। लेकिन एतजाज साहब, अगर राना शमीम साहब इस मामले में, अगर एतजाज अहसन साहब को, जो पाकिस्तान की कानूनी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको वकील करते अपना, तो आप इसको कैसे प्रूफ करते? कैसे साबित कर सकता हूँ इसको? कोई मैं जादू से जिन तो नहीं ला सकता हूँ साबित करने के लिए। साबित करने के लिए इनकी अगर टेप है, उन टेपों में जो मरियम बीबी कहती है उनके पास ब्लैकमेल टेप है बहुत सारी। फोन रिकॉर्ड क्या इस सिलसिले में काम आ सकता है? ज़ाहिर है फोन का जिक्र आया है, किसी को फोन किया गया, चाहे वो रजिस्ट्रार को किया गया, जिसको भी किया गया। नहीं, फोन रिकॉर्ड इसमें आ सकता है अगर फोन की तस्दीक फोरेंसिक से हो और वो उसमें साबित हो कि कोई काटा नहीं डाला, कोई ये छेड़छाड़ नहीं हुई। वो मरियम बीबी ने पिछली दफा जो पेश किया था वीडियो उसका मलिक अरशद का, जज मलिक अरशद का, उसका मैंने उसी दिन कहा था कि आज ये कल ये अदालत में जमा कराएं और मियाँ साहब को बरी करा के ले जाएं। लेकिन उन्होंने जाहिर है उसमें कत्तो बरीद की हुई थी, कट एंड पेस्ट किया हुआ था कुछ, कि उन्होंने ना प्रेस को दिया, ना मीडिया को दिया, ना किसी अदालत में पेश किया, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साथ कह दिया कि कोई और अगर नोटी होना चाहता है तो मैं बता दूं, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी टेप्स हैं। वो टेप है, वो लेनी चाहिए उनसे अदालतों को। बिल्कुल ये काम नहीं चलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मुल्क के एक मशहूर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग से और फैजुल्ला कामुका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे अब इस EVM पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब किया और उस खिताब में वो बड़े खुश थे कि कल EVM समेत बड़े कवानीन उन्होंने मुश्तरका इजलास से पास करवा लिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भागना चाहती हैं, शफाफ इंतखाबात से भागना चाहती हैं और इससे पहले माजी में जितने भी 1970 के बाद से इलेक्शन हुए हैं कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। तो अब उनके इस बयान से ये मतलब भी लिया जा सकता है कि ज़ाहिर 2018 के इंतखाबात जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, तो 2018 का इंतखाबात खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुताबिक
शफाफ नहीं था और इस ईवीएम के कानून को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मसले का हल समझती है। अब ये अगले इलेक्शंस ईवीएम से होंगे तो शायद मुल्क में चीनी की कीमतें भी कम हो जाएंगी, आटे की कीमतें भी कम हो जाएंगी, जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी भी मिल जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, डॉलर का रेट भी जहां से बढ़ना शुरू हुआ था 2018 वाली सतह पर शायद वो वापस आ जाए। शायद इस ईवीएम के कानून के पास होने से मुल्क के तमाम मसले हल हो सकें और एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इस ईवीएम से मुतालिक एक आम आदमी की क्या सोच है और वो क्या सोच रखता है, अगले इलेक्शन में वो कैसे वोट देना चाहता है, ज़रा चंद लोगों की ये गुफ्तगू सुन लें, फिर अली परवेज़ मलिक साहब से नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ज़रा लोगों की राय सुनाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक बेहतर है। नहीं, जो पहले वाला बेहतर था वो सही था। ये अभी मशीन का किसी को पता ही नहीं पड़ता है। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का कौल है ना, वो फरमाते हैं जैसे अवाम होगा वैसे हुक्मरान होगा। मैं अपने अंगूठे से 10 लोगों का वोट डाल देता हूँ, ये जीत गए। आखिरी में होता है भाई, दलें 3 थे, जीत हो गई 3 वाली, जिसको 1000 दलें हैं वो तो वहीं की वहीं रह गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, इसमें से धांधली इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो सारे ये नीयत से होते हैं, ये मशीनों से नहीं। नीयत सही हो तो ऐसे भी सही है। बात ये है यहाँ पे सिग्नल ही सही काम नहीं करते तो वो चीज़ यहाँ पे क्या काम कर लेगी। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको हैक करना और अपने मफाद के लिए यूज़ करना ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बेहतरीन कदम है। जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। गुमान अच्छा रखना चाहिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी इससे। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आ रही है इससे फ़ायदे होंगे बहुत सारे। तो ये पूरे मुल्क के लोगों की आपने राय सुनी। कराची के लोगों को ईवीएम से मुताल्लिक कुछ पता ही नहीं है। पेशावर के लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कदम है, इससे शफाफियत बरकरार रहेगी, कायम हो जाएगी। कोयटा के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो इंटरनेट के इतने मसाइल हैं, तो फिर यहाँ पर ये मशीनें काम कैसे करेंगी। और इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात 37 एतराज़ात थे वो अपनी जगह पर हैं। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कायमा कमेटी के इजलास में पेश हुए और वहाँ उन्होंने कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि इन आने वाले इंतखाबात में ईवीएम के ज़रिए उनको कंडक्ट करवाया जा सके, चूँकि इनके लिए 14 मराहिल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन मशीन्स को ख़रीदना होगा। अब अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और अपोजिशन ने ज़ाहिर कल भी इजलास से वॉकआउट किया था, इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो अली परवेज़ मलिक साहब, ये इसको आप अगले इलेक्शन के लिए बिल्कुल ही मुस्तरद कर रहे हैं, या अगर 3-4 पायलट प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत काम करे, जैसे अभी NA 133 में इलेक्शन होने वाला है, ज़ाहिर आप भी वहाँ बड़े मसरूफ़ हैं, अगर वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल कर ले और एक डेमो सामने आ जाए, प्रैक्टिकल डेमो सामने आ जाए, किसी एक यूनियन काउंसिल को मॉडल बना लिया जाए, फिर अपोजिशन के एतराज़ात दूर हो सकते हैं इस पर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर मुझे मौका दिया। देखें, गुजारिश ये है कि जो ईवीएम का जो मामला है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इस कानून को किस तरह से पास कराया गया है। मेरे ख्याल से उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा कहने के बजाय वो आमिर लियाकत साहब ने जो आके नेशनल असम्बली में जब वो दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने जो बयान दिया वो 1 सेकंड के लिए अगर आप अपनी स्क्रीनों पे चला दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोसीजरली वहाँ पे इन्होंने कितना उसके ऊपर घपले किए और किस तरह से ये कानून पास कराया गया। कल आमिर लियाकत साहब मौजूद थे मेरे साथ, वो शॉट उनको सुनवाया, वो खुद भी मौजूद थे। उन्होंने उसकी वजाहत ऐसे दी कि वो जो कह रहे थे कि हम आए नहीं हैं, लाए गए, बड़े एहतमाम से लाए गए, तो उनको लेकर आए फवाद चौधरी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, फैसल वाउडा, इन लोगों की जानिब वो इशारा कर रहे थे। कल उन्होंने वजाहत ये दी कि उनके जुमले का मतलब ये था। अरबाब साहब, मैं समझदार लोगों से मुखातिब हूँ, मुझे पता है कि आपको भी समझ आ गई कि वो किस तरह से इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका मतलब क्या था पहले कहने का। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। देखें, दूसरी बात ये कि मेरे अपने ज़ाती ख्याल के अंदर चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको इत्तेफाक़ राय के साथ आगे लेके चलना चाहिए और उनमें से अव्वलीन नंबर के ऊपर होती है इलेक्शन की इस्लाहात। अब देखें, ये इन्होंने जिस तरीके के साथ इस कानून को बुलडोज किया है, इन्होंने ऑलरेडी जो आने वाला इलेक्शन है उसको आज मुतनाज़ा बना दिया है। तो ये इस कौम का मेरे ख्याल से एक अफसोस लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जो नालायक हुक्मरान जब मुसल्लत होते हैं वो किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो प्रोसीजरली जो उसके मसाइल हैं अपनी जगह। अब आप आ जाए ईवीएम के मेरिट्स के ऊपर। आपसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप मुझे बताएं, क्या इलेक्शन के अंदर सिर्फ पोलिंग डे के दिन ही कोई मसला हो सकता है? उसके अलावा इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए और कोई लवाजमात नहीं है? क्या इलेक्शन के अंदर प्री पोल रिगिंग होते हुए आपने नहीं देखी? क्या आपने इलेक्शन के अंदर पोस्ट पोल रिगिंग होते नहीं देखी? तो
तो अगर आप ईवीएम को सिर्फ एक ऐसी चीज़ के तौर पे, एक ऐसी सोल्यूशन के तौर पे अपनी आवाम को बेच रहे हैं कि इसके अंदर सारे मसाइल का हल, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, अली मगर साहब, ये प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग का जो आप जिक्र कर रहे हैं, शायद ये तो इलेक्शन डे से बड़े मसाइल हैं। ये जो पहले के और बाद के जो इशूज हैं, असल तो एतराज़ात हमारी सियासी जमातों के होते ही इसी पर हैं। मैं आपके पास इसीलिए आ रहा था कि देखें, आपके किसी वो स्पीकर ने जिनसे आपने ओपिनियन मांगी थी, उसने बड़ा अच्छी तरह कहा, अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे नीयतों का फुकदान है। अगर हमारी नीयत ये हो कि हमने इलेक्शन का जो सारे का सारा प्रोसेस है उसको क्लेंस करना है, तो मुझे बताएं, हम वो डस्का की रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने शाया की है, हम उसको क्यों नहीं पकड़ लेते और उसके अंदर जिन लोगों को वहाँ पे उन्होंने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी इन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक करने की कोशिश की, प्रिजाइडिंग अफसरान को यरगमाल बनाया, उठा के किसी फार्म हाउस में ले गए, कौन कौन से सरकारी उसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे, आप उनको करार वाकई सजा दें। मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ, उसके बाद देखिएगा आपको किसी और इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पाबंद करना कि आप फॉर्म 45 जो है पार्टियों के पोलिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर साइन करके इशू करें, इसके लिए क्या ईवीएम सोल्यूशन है? कतन नहीं है। अगर आपकी नीयत कुछ और हो कि आप इलेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आप इस किस्म के ओछे हथकंडे उस वक्त करते हैं, क्योंकि ईवीएम्स के साथ शायद आपको पोलिंग डे के ऊपर कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिल जाए, पर इट इज अ कंट्रोवर्शियल डिवाइस। आपको इसके अंदर इनफ सेफगार्ड्स बिल्ड करने हैं, आपको इसको बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है। अभी तो इलेक्शन कमीशन जिसने इसकी सारी की सारी रोल आउट करनी है वही कन्विंस नहीं है, तो आप इतना ज्यादा बुलडोज क्यों करें? इससे आपकी नीयत के पीछे कोई फतूर नजर आता है। अब जो आपने NA 133 की जिमनी इलेक्शन की बात की अरबाब साहब, आप मुझे बताएं कि चीमा साहब जब वो इस मैदान के अंदर मौजूद थे, उसके बाद तो उन्होंने चुप करके पतली गली से निकलने की कोशिश की ना, क्योंकि ना उनके हुक्मरान जो हैं, जो ना उनके इस PTI की पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो असेंबली में आके लोगों का सामना कर सकते हैं, अवाम का सामना कर सकते हैं, ना ये मैदान के अंदर आके कोई मुकाबला कर सकते हैं। तो ये पतली गली में भागने से पहले मैं आपसे कहूंगा मेरे ट्विटर के ऊपर जाएं, उसके अंदर वहां पे उनकी एक तकरीर वहां पे मैंने पोस्ट की हुई है, उसका एक सेगमेंट, बल्कि वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने की थी, मैंने रीट्वीट किया हुआ है। उसके अंदर वो आके बता रहे हैं कि मैंने अपने इलेक्शन के ऑफिस के अंदर पुलिस का डेस्क खोल लिया है, मैंने वापडा का डेस्क खोल लिया है, मैंने वासा का डेस्क खोल लिया है, मैंने सॉलिड वेस्ट का डेस्क खोल लिया है, और मैंने पता नहीं कौन कौन सी स्टेट मशीनरी को वहां पे अपने इलेक्शन के लिए वहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा। अगर इस मुल्क के अंदर इसी तरह से इलेक्शन होने हैं, तो आप इस तरह से क्यों खामखा कौम का पैसा जाया करते हैं? आप जिस तरह इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया था और हमारे पे मुसल्लत किया गया था, इसी तरह बाकी की सीटों के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और ईवीएम क्या और बाकी जिस तरह NA 133 का जो इलेक्शन हो रहा है, ईवीएम के हवाले से एक तो हुकूमत की और अपोजिशन की दोनों की बड़ी शदीद पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। वो कहते हैं कि हम इसी के जरिए कराएंगे, अपोजिशन कहती है कि हम इसको नहीं होने देंगे। ये NA 133 का इलेक्शन या आने वाला कोई बाई इलेक्शन, उसमें किसी एक या दो यूनियन काउंसिल्स में इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर इसको यूज़ करके इसका टेस्ट किया जा सकता है, पता चल जाएगा कि इसमें क्या खामियां हैं, वो अमली तौर पर सामने आ जाएंगी। अगर NA 133 के किसी एक हल्के में इसको कर लिया जाए तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं? सर अल्लाह ना करे कि जिस वजह से ज़िमनी इलेक्शन NA 133 में हो रहा है, उस वजह से किसी और हल्के के अंदर कोई ज़िमनी इलेक्शन आए। पर मैं गुजारिश ये करूँगा, आपकी सोच जो है ना वो मुस्बत है। आप बात ये कर रहे हैं कि इसका पायलट पहले होना चाहिए। NA 133 के अंदर तो शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि इतना टाइम ही मौजूद नहीं है आपके पास कि आप मशीनें सोर्स कर सकें और उसका जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो कर सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे आप उनको जो है मैनिपुलेट करके अपनी एक पसंद का रिजल्ट लेने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमने देखा है कि आपने डस्का के अंदर करने की कोशिश की है। तो शायद NA 133 तो वो रेलेवेंट वो प्लेटफॉर्म नहीं होगा, पर इसके अलावा आप बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके बिल्कुल इसका पायलट रन करना चाहिए। और ये इलेक्शन एक्ट जो 2017 के अंदर जो तरमीम किया गया था, उसके अंदर यही सोच थी कि हम यूज करना चाहते हैं, पर हुकूमत क्योंकि चाहती कुछ और है, इनका मकसद कुछ और है, ये अवाम की अदालत के अंदर मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए चीजें इतनी मुश्किल कर दी हैं, जिंदगी इतनी अजीरन कर दी है कि अब ये इसी किस्म की मैनिपुलेशंस के जरिए, मनूवरिंग के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। वरना आपने माशाल्लाह इनको देख लिया, किस मैदान में इनको शिकस्त नहीं हुई। हर ज़िमनी
इलेक्शन जो पीछे हुआ है वो ये हारे हैं, और ना सिर्फ ये हारे हैं बल्कि इनकी उम्मीदवारान को, कराची का आप इलेक्शन भूल गए हैं, इस किस्म की शिकस्त हुई है कि इनके जो मेंबरान या उम्मीदवार थे वो पोलिंग स्टेशनों का विजिट नहीं कर सके। लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। आज अवाम चीनी उसको दस्तयाब नहीं है, आज अवाम अपने वालदैन के लिए दवाइयां नहीं ले सकती, बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकती, पेट्रोल से आ रही हो गई है कि 150 रुपए को पेट्रोल छू रहा है, डॉलर जो है वो 170-180 के बीच में आ गया हुआ है, कर्जा जो है रिकॉर्ड सतह के ऊपर है, सर्कुलर डेट आसमानों को छू रहा है। तो इस किस्म की कारकर्दगी के अंदर अगर आप ईवीएम के पीछे नहीं छुपेंगे तो इस मामले को, अपने इक़्तिदार को किस तरह से बचाएंगे? ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है कह रहे थे कि ईवीएम का एक पायलट प्रोजेक्ट कम से कम उसका एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट उसका सामने आना चाहिए और बेहतर होगा कि हुकूमत इस जानिब भी सोचे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बिल भी अब पास हुआ है, वो भी अपना वोट दे सकेंगे। किस मुल्क में कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और अगर ये तमाम लोग वोट देते हैं तो पाकिस्तान में किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक अब मिल चुका है। ये 80 लाख इनकी तादाद और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90 लाख भी है। तो अभी तमाम लोग जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ बैठ कर ही पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। और इस पर पाकिस्तान की इस वक्त अपोजिशन जमातों को इसके तरीक़ेकार पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, ख़ासतौर पर इस वोटिंग की सीक्रेसी को लेकर। और अपोजिशन जमातें तमाम की तमाम इस वोटिंग के हक़ में तो हैं, लेकिन जिस तरीक़ेकार से इस हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक़ दिया है उस पर उन्हें ज़रूर एतराज़ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस कामयाबी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज उन्होंने गुफ्तगू भी की थी एक तकरीब में और कहा था कि अब ओवरसीज़ भी जो कि डॉलर्स बेचते थे, उनके पैसे, उनकी तरसीलात तो यहाँ हर सियासी जमात को कबूल होता था, लेकिन उनको वोट देने का हक़ आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खुद इस बारे में उनकी क्या राय है, उनकी सीक्रेसी को लेकर जो बात हो रही है, ख़ासतौर पर अमेरिका और यूके में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहाँ से हम गुफ्तगू करते हैं अपने नुमाइंदगान से। नासिर कयूम साहब हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं और मीर इकराम साहब यूके से मौजूद हैं। तो नासिर साहब, न्यूयॉर्क में इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस फैसले के बाद क्या एक खुशी की लहर है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और वो वहीं बैठे ई वोटिंग के ज़रिए वोट कास्ट कर सकेंगे? जी अरबाब, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुश हैं, डेस्परेट थे बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत अरसे से कि ये जो लेजिस्लेशन जो की गई है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बल्कि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रखे जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ NGOs हैं या जो भी यहाँ पे कम्युनिटी की जो तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ तकरीबात का यहाँ पे इनकाद कर रही हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में सुन भी रहा था, अली परवेज साहब भी थे और मोहतरम एजाज साहब जो कि अथॉरिटी हैं लॉ के ऊपर और सीक्रेसी की बात करें, तो मैं आपको अरबाब इस हवाले से कुछ एक गुजारिशात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट और बड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है वो आपका नाइकॉप होता है या आपका ID कार्ड होता है। आप देखिए कि इस गवर्नमेंट ने आके, और ये बड़े अरसे से अभी से नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके इसको मोबाइल पे कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मोबाइल के ऊपर आप अपनी फिंगरप्रिंटिंग या अपने बायोमेट्रिक्स करके और अपना नाइकॉप हासिल कर सकते हैं, जो बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। अगर आप नादरा के ऑफिस में पाकिस्तान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको अलग केबल में बिठाया जाता है, वहाँ पे बाकायदा आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, आपकी पिक्चर, आपकी तस्वीर खींची जाती है। लेकिन वो चीज़ें आपको अगर आप वोटिंग के अंदर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोटिंग के अंदर, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को उसके ऊपर क्या एतराज़ है, सीक्रेसी की क्या बात है, जब आपका इतना जो डॉक्यूमेंट है, इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट। और अमेरिका के अंदर जो मैं आपको वो भी एक रेफरेंस दे दूं कि अमेरिका के अंदर जब आप वोट डालते हैं तो आपके सामने जो पोलिंग बूथ्स होते हैं या पोलिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे बाकायदा जो अमला होता है, जो हमारा जो मीडिया के लोग जो हैं वो अंदर बाकायदा मौजूद होते हैं। और लोग सामने उनके ईवीएम वोट्स के ऊपर डाल रहे होते हैं कि रिपब्लिकन को वोट डाल रहे हैं, डेमोक्रेट को वोट डाल रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे जब वोट रजिस्टर्ड होता है आपका, जब आप 18 साल के होते हैं, तो आपको अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप रिपब्लिकन हैं, आप डेमोक्रेट हैं या आप इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा। तो मोस्टली लोग तो यहाँ पे 90% लोग तो पहले से पता होता है कि डेमोक्रेट का इलाका है, ये रिपब्लिकन का इलाका, और ये शख्स जो आया है ये किसको वोट डालने जा रहा है। ठीक है, स्विंग वोट जरूर होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इसको सीक्रेसी की बुनियाद बना के। और मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ जहांगीर, सॉरी अरबाब, कि ये जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है एक्चुअली। ये जो पास किया, लेजिस्लेशन पास की है, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है।
अगर ये इसके ऊपर लेजिस्लेशन के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके और इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत पाकिस्तान का अगर ये फड्डा जारी रहा, जिस तरह ये पहले भी माजी में जारी रहा है, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सही, ये यानी ये पॉलिटिकल बैकफायर हो सकता है। मैं आपके वापस आता हूँ, जरा यही क्या सूरत-ए-हाल लंदन में, यूके में भी रहती है? मीर इकराम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, जैसे नासिर कयूम साहब न्यूयॉर्क की जो सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, तो यूके में भी कमोबेश ऐसी सूरत-ए-हाल होती है या कुछ मुख्तलिफ है यहाँ वोट की सीक्रेसी को लेकर मामला? बिल्कुल, नासिर कयूम साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। बात ये है कि बिल्कुल ऐसे ही ना सिर्फ यहाँ पे पोस्टर बैलेटिंग भी होती है, यहाँ पे रात के 11-12 बजे तक, 10 बजे तक, सुबह से लेके, यानी 24 आवर्स तो नहीं कहा जा सकता, लेट नाइट तक वोटिंग होती रहती है। और वोटिंग का जो यहाँ का अंदाज है, उसमें अगर कोई जाके पोलिंग स्टेशन पर नहीं दे सकता तो वो ऑनलाइन दे सकता है। अच्छा। तो ऑनलाइन का भी एक सिस्टम है जिसपे आप वोटिंग कास्ट कर सकते हैं, और पहले करना चाहें, बाद में करना चाहें, यानी ये नहीं है उनको पहले पोस्टिंग, हमें 10-15 दिन पहले हमारा वोट बाई पोस्ट आ जाता है, जिन्होंने दर्ज कराया होता है कि हमें बाई पोस्ट भेज दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है सीक्रेसी का, तो देखिए ये बात सही है कि ऑनलाइन सिस्टम है और उसके जरिए नाइकॉप कार्ड बनवाया जा सकता है, और उसमें बहुत सारी चीजें, थम्स का या प्रिंट और ये ऑल दैट इन्वॉल्व है उस सॉफ्टवेयर में। इसके साथ जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, रिस्क लिया इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक कामयाबी हासिल की है। कुछ जैसे क्रिकेट के मैच की जो आखिरी ओवर्स में पता चलता है कि अब मैच किस तरफ जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का अब समझ में आया कि जो असल काम करने वाले थे, तब्दीली जो लानी थी, वो ये ले आए। जो नजर आ रहा है, एक तरफ तो इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरी तरफ कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। साहब, नासिर कयूम साहब वो रिस्क इस सेंस में कह रहे थे कि अगर इस लेजिस्लेशन पर अमल नहीं हुआ, अगर ऑपोजिशन कोर्ट चली जाती है या इलेक्शन कमीशन हुकूमत के दरमियान कोई मामला टेक्निकल ऐसा होता है जो अमल नहीं हो पाता, फिर यह बैकफायर हो सकता है। और अगर ये बैकफायर नहीं होता, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो फिर इसका सियासी फ़ायदा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पहुँचेगा? जो यूके में इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी है, किसके हक में वहाँ ज़्यादा एक आम तासुर आपको नज़र आता है? गो कि वहाँ खुद इस वक्त 1.5 साल से मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, तो वहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त कैसा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में लोग? यस, लोग बिल्कुल इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों में सिर्फ पीटीआई वाले शामिल नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा लोग यहाँ मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो नजर नहीं आते, लेकिन पीपल्स पार्टी भी पे, नून लीग भी यहाँ पे मौजूद है, पीटीआई यस, क्योंकि ऑर्गेनाइज जिस तरह इमरान खान साहब ने की, उनकी मेंबर साजी ऑर्गेनाइज करना, उनकी वेबसाइट, फिर उनके यस, पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है बरतानिया में। लेकिन इसके साथ साथ जब वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, तो ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो जहां भी हो, उनको जाती तौर पे थाने पुलिस की सियासत से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन उन्होंने फिर वोट हक पे देना है। तो सिर्फ इमरान खान को नहीं, ये वोट किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान में सही लीडरशिप चाहिए जो होगा। ठीक है, तो अब चलें, अब यही जरा मैं नासिर कयूम साहब से भी ये सवाल पूछ लूँ। नासिर साहब, पॉलिटिकली अब अमेरिका में किसको फ़ायदा पहुँच सकता है? कौन सी पाकिस्तानी जमात की फॉलोइंग वहाँ पर ज़्यादा है? और फिर आपने बताया कि डेस्परेट हैं लोग इसके लिए, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी इलेक्शन होंगे तो टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होगा। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत ही कम टर्नओवर यहाँ पर रहता है, तो हायर 70s या 80s की तरफ भी जा सकता है टर्नओवर, लोग वोट डालना चाहते हैं अपना। देखिए, मॉक कास्टिंग तो एक दफा पहले भी करवा चुके हैं, जिसमें इतने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया था, लेकिन चूंकि अब लेजिस्लेशन पास हो चुकी है, तो उसके बाद से लोगों का काफी ज्यादा रुझान होगा वोटिंग का। एक मैं आपको बात बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोमिनेटली जो है ना, वो बहुत ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 70 to 80% लोग जो है वो पसंद करते हैं, नो डाउट कि पीपल्स पार्टी में। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प यहाँ पे एक बात बताऊं कि दूसरे नंबर पे जो पार्टी है जो ओवरसीज जिसको फायदा हो सकता है, वो मुस्लिम लीग क्यों है काफी। क्योंकि जो जितने इलाके हैं, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, जहाँ पे आप देखिए जहाँ पे उनका वोट बैंक है, वो बहुत ज्यादा लोग बहुत बड़ी तादाद में, स्पेन में आप देख लें, आप अमेरिका में देख लें, यूके में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग वहाँ से कश्मीर से या आजाद कश्मीर की साइड से, मीरपुर या मुजफ्फराबाद के लोग ज्यादातर वहाँ पे। नजर इस वक्त कौमी असेंबली में काफ लीग की सिर्फ 5 नशिस्तें हैं, और जाहिर है वो हुकूमत के अलावा हैं, इसका मतलब कि इसके बाद बढ़ सकती हैं सीटें। जी बिल्कुल बढ़ सकती है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे फॉलोइंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, क्योंकि जिन इलाकों से वो लोग वोट हासिल करते हैं, आप देख लीजिए कि मंडी बहुत, यहाँ पे तकरीबन अगर आप अमेरिका में कभी आपका अरबाब चक्कर लगाओ, तो यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और जेलम और ये सारा जो इलाका है, सराउंडिंग इलाका है, ये लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में डोमिनेट करते हैं। लेकिन
फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो डोमिनेट करेगी जो पार्टी, अगर ये सारा कुछ हो जाता है और जैसे लोग चाहते हैं, विशेज हैं लोगों की यहाँ पे और लोग खुश भी हैं, और अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कोई ऐसा लाएमल निकाल लेती है गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के और इलेक्शन कमीशन के साथ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और सेकंड नंबर पे क्यू लीग को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ लीग को। ठीक है, तो मीर इकराम साहब, जाहिर है आपने बताया कि यूके में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी इस वक्त पॉपुलर पार्टीज़ हैं। अब ये क्यू लीग अमेरिका में ज़ाहिर है वो इस वक्त एक पॉपुलर जमात है क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। क्या यूके में भी ये एक मकबूल जमात के तौर पर सामने आ सकती है? फिर MQM, क्योंकि ज़ाहिर है लंदन और MQM का एक बड़ा ताल्लुक रहा है, तो MQM पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हो सकता है? जी जी, ऑफ कोर्स, यानी कि फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कोई भी MQM हो, उसमें कोई भी जमात हो, सियासी जमात, वो अपने तौर पे वर्किंग करेंगे, वो अपने तौर पे अपनी जितने भी उनके कारकुन हैं वो अपनी जमात को वोट देंगे। इसी तरह बीबी शहीद का दौर आपको याद हो, जब मिसाक जमहूरियत साइन हुई थी, तो उस वक्त से लेके पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है इधर बरतानिया, जो उस तरह से रोडों पे आके हंगामे या प्रोटेस्ट शायद ना करता हो, लेकिन क्योंकि हम सहाफत में हैं, यहाँ सबसे मिलते हैं, एक्टिविटीज को देखते हैं, तो अगर PTI के बाद बरतानिया में कोई पावरफुल अगर आपको फेज नजर आया फ्यूचर में, तो वो पीपल्स पार्टी होगी। नून लीग का मामला थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब जिस तरह बाहर आके बैठ गए हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब अभी वहां हैं, तो ये एक लीडर का इस तरह मुल्क छोड़कर आ जाना, बाहर रह लेना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। जैसे भी हालात हो, लीडर मैदान में रहता है। तो इस वजह से ये कहना कि नून लीग को सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में इस सवाल का कि जो कुछ भी था वो अदालत का सामना करते वक्त, तो ये जो वोटिंग की हद तक अगर हम रहे तो यकीनी तौर पे PTI नंबर 1 पे रहेगी कि खास तौर पे उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है बाहर। और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, डेफिनेट इसकी कोई रुकावट बनती नजर नहीं आती, क्योंकि जब कौमी असेंबली से एक बिल पास हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारे बिल पास हुए हैं। सही, तो और मुश्तरका इजलास से ज़ाहिर पास हुआ है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, नासिर कयूम साहब, न्यूयॉर्क और UK की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। और जैसा एक आम तासुर भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शंस में इस कानून साजी का एक बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब वोट देंगे, बहुत डेस्परेट भी हैं, और अमेरिका में और UK में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक मकबूल जमात हमें नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।